हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम 500 की सीरीज़ लेके चल रहे थे, तो अब हम आपको 500 की सीरीज़ में ईवीएस का भी हम लेके चलेंगे और ईवीएस का हम अलग से 500 की सीरीज़ लेके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं ईवीएस का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। देखिए यहाँ नहीं है पूछा है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है लद्दाख, 2 जम्मू और कश्मीर, 3 मणिपुर, 4 चंडीगढ़। फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा मणिपुर। देखिए नहीं पूछा है तो नहीं में क्या है आपका, मणिपुर नहीं है। लद्दाख आपका क्या है, संघ शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर भी संघ शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित में से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, 2 असम और उड़ीसा, 3 गुजरात और तमिलनाडु, 4 बिहार और बॉम्बे हाई। तो फटाफट से बताइएगा कि आंसर कितना होगा और आप सभी एक पेन कॉपी लेके नोट करिएगा कि कितना आपने क्वेश्चन सही किया है। तो फटाफट से बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 गुजरात और तमिलनाडु। गुजरात और तमिलनाडु क्या करते हैं, किसके उत्पादक, तमिलनाडु में किसके उत्पादक हैं, पेट्रोलियम के। कौन से पेट्रोलियम, कच्चे तेल का। मतलब देखिए यहाँ पे जो है कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादक जो है वो गुजरात और तमिलनाडु में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है मोहनदास करमचंद गांधी, 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3 डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, 4 सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो क्वेश्चन आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आप सभी। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। ये क्या है, ये संविधान के क्या है, संविधान इन्हीं के नेतृत्व में बनाया गया है। किसके नेतृत्व में, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। इन जो डॉक्टर भीमराव है इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में है पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ए है पौधे का सहारा देना, बी ह्यूमस प्रदान करना, सी भोजन संचित भंडार करना, डी पानी और खनिजों को अवशोषित करना। आंसर बताइएगा। इनमें से जड़ों का कार्य है। तो यहाँ पे देखिए आपका नीचे है ऑप्शन नंबर ए में केवल ए और बी, केवल सी और डी, तीसरे में दिया है बी सी और डी, चौथे में दिया है ए सी और डी। तो हम नीचे कर देते हैं, इसमें से देखिएगा आपका कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा आपका। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो पौधे का ये जड़ का जो कार्य है वो पौधों को सहारा देता है, ये बिल्कुल सही है। ह्यूमस प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं। भोजन संचित भंडारण करना, ये भी पौधे की जड़ का कार्य है। पानी और खनिज को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत होगा। तो मतलब 3 सही है, ए सी और डी। तो चलिए नीचे देखते हैं हमारा ए और सी और डी वाला ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, ए सी और डी। ए सी और डी हमारा क्या होगा, ये बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। तो आप बताइएगा किस राज्य का भाग है। छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा। तो चलिए बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 है केरल, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 है कर्नाटक, 2 है केरल, 3 है तेलंगाना, 4 है तमिलनाडु। तो आप क्वेश्चन भी देखिएगा और आंसर भी बताइएगा। आंसर देखिए पूछा क्या है आपको यहाँ पे कि राज्य पूछा है, पोचमपल्ली का राज्य, मतलब पोचमपल्ली कहाँ पे है समझ लीजिए, आपको वही पूछा है, उसका राज्य कहाँ पे है ये पूछा है। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना। क्या होगा आपका, तेलंगाना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कर लीजिए या 66 कर लीजिए। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। मतलब
लौह जो पाया जाता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है गुड़, आंवला व टमाटर, आंवला पालक गुड़, आंवला बंद गोभी टमाटर, चौथा है बंद गोभी आंवला पालक। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा यहाँ पे। जिसमें सबसे ज़्यादा आपका लौह तत्व पाया जाता है वही क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो चलिए हम देखते हैं, इसका होगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, गुड़ आंवला टमाटर। देखिए गुड़ में तो पाया जाता है, आंवला में, लेकिन टमाटर में नहीं पाया जाता है। चौथा देखते हैं बंद गोभी आंवला पालक, ये भी नहीं होगा। आंवला बंद गोभी टमाटर नहीं। आंवला पालक और गुड़, इन तीनों में क्या पाया जाता है आपका लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67, या 7 कर लीजिए आप, 67 मत करिएगा, ये 7 हो गया। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख सकने योग्य है। यहाँ पूछा क्या है कि मतलब हम जितना दूरी तक देखते हैं उससे 4 गुना अधिक वो देख सकता है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है फाख्ता कौवा मोर, 2 है बाज कबूतर तोता, 3 है कौवा चील बुलबुल, 4 है बाज चील गिद्ध। तो चलिए बताइएगा, तो फटाफट से बताइएगा। चलिए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये हमने आपको पढ़ा दिया है, और प्लेलिस्ट हमने ईवीएस का बना के रखा है। वहाँ से देखेंगे तो आपको ये 15 नंबर के जो पेडागोजी के अतिरिक्त जो क्वेश्चन आ रहे हैं वे वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दिए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान, लद्दाख, असम, उड़ीसा। कहाँ के लोग हैं जो अपने जो उनका छत होता है, मतलब ढालू छत वाला जो लकड़ी का मकान होता है, उसको क्या करते हैं कि जो धरती है धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही बताइएगा फटाफट से। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 असम, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है, इसलिए ये क्या करते हैं छत को क्या करते हैं ढालूदार बनाते हैं और 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 या 9 समझ लीजिए। तो भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, मतलब गुजरात की राजधानी। देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और पुटअप कर सकता है, पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद बताते हैं। और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। देखिए आपको यहाँ पूछ सकता है कि गुजरात की राजधानी क्या है, तो क्या है गांधीनगर है, और बिहार की राजधानी क्या है, वो आपका है पटना। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। अब यहाँ से आपको पूछ सकता है कि राजधानी पूछ सकता है, तो आपसे आप एक क्वेश्चन यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, 2 है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, 3 है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, 4 है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो इसमें क्या होगा, आंसर बताइएगा आप सभी फटाफट से। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 69 या 9 का। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा सही, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, 2 है ग्रेगर जॉन मेंडल, 3 है जॉर्ज मेस्ट्रल, 4 है चार्ल्स डार्विन। कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं आप बताइएगा कि जिन्होंने क्या किया है, ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया है मटर के पौधे पर खोज किया है। तो हम देखते फटाफट से आंसर बताइएगा आप सभी कौन होगा इसमें से। तो चलिए आंसर देखते हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। पहला है पदार्थ, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, 3 है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, 4 है चीज़ें कैसे काम करती हैं। चलिए फटाफट से बताइएगा आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपाख्यान
अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थिति की पहचान करना। बी है निर्णय वाले कथनों को लिखना। सी है मजबूतियों और कमजोरियों को पहचान करना। डी है बच्चों की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना। तो आंसर बताइएगा फटाफट से, इसमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है ए और बी, 2 है सी और डी, 3 है ए बी और सी, 4 है ए सी और डी। छोटा कर देते हैं, आप सभी देखिएगा। चलिए बताइएगा आप सभी किसका आंसर क्या होगा। चलिए हम देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा ए और बी, मतलब मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थिति की पहचान करना, ये उपाख्यान में मतलब कि नहीं दर्ज करना चाहिए, ठीक है। और निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये भी हमें दर्ज नहीं करना चाहिए। और मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना, ये दर्ज करना चाहिए, ये दोनों नहीं करना है। और बच्चे की रुचि और संबंधों आदि की पहचान भी हमें करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। 2 है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। 3 है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। 4 है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापक का प्रबंधन करेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि अगर आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए योजना बना रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे अगर आप एक टीचर हैं तो चलिए देखते हैं, फटाफट से आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 4 से हम देखते हैं क्या होगा। पर्यावरण विज्ञान के लिए अध्यापक का प्रबंध करेंगे, नहीं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, नहीं, क्योंकि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एक अध्यापक पढ़ा सकते हैं। अलग अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, नहीं, सारे विषय को अलग नहीं कर सकते हैं। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता है, अब देखिए यहाँ पुनीत चाहता क्या है। पहला है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी निम्नांकित आरेख बना सकता है। 2 है पहचान से संबंधित शिक्षार्थियों की विचारों को प्राप्त करना। 3 है अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। 4 है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 से पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, नहीं, पाचन प्रक्रिया में हम शिक्षार्थी का मूल्यांकन कभी नहीं करेंगे। अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थी की पहचान करना, बिल्कुल नहीं, हम सबको समान लेके चलेंगे। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, तो यहाँ पे सही होगा कि पाचन से संबंधित हम क्या करेंगे, विचारों को क्या करेंगे, अलग अलग विचार अगर आप प्राप्त करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। परीक्षण करने की शिक्षार्थी निम्नांकित आरेख बना सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 75। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध से नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं ऑप्शन दिया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। 2 है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। 4था है बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करती है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। पूछा क्या, देखिए रचनात्मक आकलन के संबंध में नहीं है, आकलन के संबंध में नहीं पूछा है। तो देखिए देखते हैं यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 4 से बच्चे के सीखने में कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करती है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, ये भी सही है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, ये भी सही है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है, तो मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है तो ये तीनों होता है, ठीक है, और ये नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपने कक्षा में क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करे।
विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड दिखाएं। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। पूछा क्या है, लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। ठीक है, तो आप फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रूढ़िवादी मॉडल को छात्र को प्रस्तुत करना नहीं, इससे बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। विभिन्न प्रकार के कार्यों में फ्लैश कार्ड दिखाएं। फ्लैश कार्ड दिखाने से बच्चे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ कराएं। देखिए हमने पहले बता दिया था, जहाँ केवल आएगा मतलब वो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित कर जो ऑटो चालक है। देखिए ऑटो चालक है तो यहाँ पे क्या है, लैंगिक विषमता पूछा है, तो यहाँ पे बच्चे को बता सकते हैं कि एक महिला भी ऑटो चला सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही ऑटो चला सकता है, एक महिला भी ऑटो चला सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। देखिए कक्षा 5 का एक बच्चा समयन है, जो उसे कार्य दिया जाता है कक्षा में वो कार्य नहीं करके आता है, तो इस मुद्दे को आप कैसे हल करेंगे। अगर एक आप टीचर हैं तो ऑप्शन नंबर 1 में हम देखते हैं उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। 2 है किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। 3 है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। 4 है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए चौथा, ये बिल्कुल आसान गृह कार्य हम नहीं देंगे क्योंकि सारे बच्चे हमारे लिए समान हैं। माता पिता से बात करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है सबसे ज़्यादा। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा में कार्य करने को पूरा करने में मदद करें, बिल्कुल नहीं। किसी दूसरे बच्चे से कार्य नहीं करवाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि उसकी कठिनाई का हम पता करेंगे और उस अनुसार क्या करेंगे, समायोजित करेंगे और उससे बात करेंगे कि बच्चा क्यों कार्य को नहीं कर रहा है। 78 देखते हैं, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 है वह पूरी तरह से परिवर्तन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। 2 है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। 3 है यह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। 4 है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों के प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत हो गया आपका। दो है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगी। बिल्कुल नहीं। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। नहीं। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ईवीएस में चित्रण कौशल, ऑप्शन नंबर 1 है लैंडस्केप खींचने के कौशलों को विकसित करता है। 2 है पूर्वानुमान और गणना के कौशलों को विकसित करता है। 3 है रिकॉर्डिंग कौशलों को विकसित करता है। 4 है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो फटाफट से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो ईवीएस का मानचित्रण कौशल होता है वो लैंडस्केप खींचने के लिए बिल्कुल कार्य नहीं करता है, पूर्वानुमान के लिए भी नहीं करता है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित भी नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ विकसित करता है। ठीक है,
अगर मानचित्र बनाएंगे तो वो स्थान को क्या करता है, बताता है कि ये स्थान ऐसा है, यहाँ पे अच्छा है या फिर कैसा है, उस तरीके का ये करता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति की प्रकृति सहायक है। एक है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। दो है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। तीन है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। चार है दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। पूछा क्या है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। देखिए, सूचना विवरणों को सीखने में नहीं, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं को अधिक संख्या का परिचय देने नहीं, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा कि पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो आपके पेडागोजी से हटके हैं, वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन हमने एक ईवीएस एनसीईआरटी का नोट्स बना के रखा है। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ से आपको प्ले लिस्ट में हमने उसे रखा है, आपका सारा मिल जाएगा। लगभग आपको 11 या 12 वीडियो हैं, आप वहाँ से अगर पढ़ लिए तो वो 15 मार्क्स आपको पूरा गेन हो सकता है वहाँ से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। देखिए यहाँ भी नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है सहयोग, 2 है न्याय के प्रति सरोकार, 3 है समानता के प्रति सरोकार, 4 है अवधारणा मानचित्रण। आंसर बताइएगा फटाफट से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि क्या पूछा है ईवीएस के आकलन का। तो देखिए सहयोग नहीं, न्याय के प्रति सरोकार नहीं, समानता के प्रति नहीं, ये व्यापक संकेतक नहीं है। तो क्या है, अवधारणा मानचित्रण हमारा व्यापक संकेतक नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल्बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 है इस इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बी है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। सी है यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी सराहना करने में मदद करता है। 4 है यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इसमें से कौन सही है। 1 है ABC, 2 है ACD, 3 है केवल A और D, 4 है केवल A और C। तो बताइएगा फटाफट से, हम इसे छोटा कर देते हैं। देखिए ऑप्शन, देखिए यहाँ क्या पूछा है, अनुच्छेद में शामिल करना, मतलब कि क्या कुछ 1000 साल पहले जो भारत के जो तालाब है, जो अल्बिरूनी था, इन्होंने तालाब का निर्माण किया था, तो उसी के बारे में पूछा है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, A, C और D। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से में जोड़ना चाहती है जिसे सीखने को बढ़ावा देने अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा। ऑप्शन नंबर 1 है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। 2 है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। 3 है उचित AV साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। 4 है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। फटाफट से आंसर बताइएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका कि अगर जो यहाँ पे देखिए कक्षा में 50 से अधिक छात्र के साथ वाणी उन्हें क्या करती है, गतिविधि से जोड़ना चाहती है। अब ये वाणी गतिविधि से जोड़ेगी तो सीखने और बढ़ाने के लिए अधिकतम क्या होगा, संख्या में इंद्रिय शामिल हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि देखिए नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, और जब वो क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करेगी तो अधिकतम क्या होगा, संख्या में इंद्रियां शामिल होंगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा।
इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन नंबर 1 है ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध कराता है। 2 है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। 3 है ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। 4 है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। आंसर हो जाएगा 84 का। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखिए इकरा अपने शिक्षार्थी को ईबीएस में क्या करती है, समाचार पत्र को पढ़ने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ये शिक्षार्थी को उनके अपने संसार से जुड़ने में क्या करती है, सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। 1 है अनुशासन को बनाए रखने के लिए। 2 है ध्यान खींचने के लिए। 3 है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। 4 है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, आप लोग पहले फटाफट से आंसर बताइएगा, फिर हम बता रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सही होगा। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अगर आप कक्षा में प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बच्चे की जिज्ञासा बढ़ती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरांग का अर्थ है जंगल? असम, उड़ीसा, मिजोरम, झारखंड। देखिए तुरांग यहाँ पे हम देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पे देखिए जो ये तुरांग है, तुरांग को हम क्या कहते हैं, जंगल कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे कहते हैं, झारखंड में। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। आपका घर यक्ष पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है 125 मीटर ठीक दक्षिण, 100 मीटर ठीक पूर्व, 3 है 100 मीटर ठीक पश्चिम, 4 है 125 मीटर ठीक उत्तर। तो इसका ऑप्शन देखिएगा क्या होगा। इसका आंसर बताएगा आप सभी। देखिए इसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और इस क्वेश्चन का लेके चलेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 100 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई लड़का नागरकोल में मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नारकोल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो चलिए इसका भी हम आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इसे आपको बताएंगे। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। देखिए जो सही नहीं है वो आंसर पूछा है यहाँ पे। ठीक है, 2 है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। 3 है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। 4 है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। ऑप्शन नंबर 1 है अफगानिस्तान से, 2 है इंग्लैंड से, 3 है दक्षिणी अमेरिका से, 4 है दक्षिणी अफ्रीका से। फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा दक्षिण अमेरिका से। मिर्ची हमारी कहाँ से आई है? दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, तो ये हमने आपके 30 क्वेश्चन कर लिए हैं और नेक्स्ट हम आपको
सी डी का भी कराते रहेंगे। और ये हमने आज पहला स्टार्ट किया आपका ईवीएस का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप वहाँ से प्लेलिस्ट से जाके कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिसमें से आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास बाद में हम करते हैं।